जितना दाल में नमक होता है। अगर आप इसमें इतिहास खोजने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ में रेत की ढू या कनेर की टहनी भर आएगी। असल में जब इतिहास में स्वप्न, यथार्थ में कल्पना और तथ्य में फैंटेसी को मिलाया जाता है तो आख्यान में लीला शुरू होती है और एक ऐसी माया का जन्म होता है जिसका साक्षात्कार सत्य की खोज की ओर बढ़ती एक यात्रा ही है। इसीलिए हर लीला और प्रत्येक माया उतनी ही सच होती है जितना स्वयं इतिहास। यह किस्सा आज से लगभग 250 साल पहले का है। आप कह सकते हैं कि इतनी पुरानी बात को आज उठाने की क्या तुक है, क्योंकि इन 250 सालों में यह दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। ये परिवर्तन इतने आश्चर्यजनक और कल्पनातीत हैं जिनका अनुमान 250 साल पहले कोई ज्योतिषी, वैज्ञानिक, समाज चिंतक, दार्शनिक या अफीमची, पागल और पैगंबर तक नहीं लगा सकता था। लेकिन सच ये भी है कि 250 साल पहले और आज के बीच कुछ ऐसा भी है जो जरा भी नहीं बदला। आप कह सकते हैं कि इतिहास सतत निवर्तमान है, वो निरंतर है। उदाहरण के लिए प्लासी की लड़ाई सन 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव की ये टिप्पणी देखें। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अराजकता का ऐसा दृश्य, ऐसा भ्रम, ऐसी घूसखोरी और बेईमानी, ऐसा भ्रष्टाचार और ऐसी लूट खसोट जैसी हमारे राज में आज दिखाई दे रही है, वैसी किसी और देश में न कभी देखी गई, न कभी सुनी गई। अचानक धनाढ्यों की बेइंतहा दौलत परस्ती ने विलासिता और भोग के भीषण रूप को चारों तरफ पैदा कर दिया है। इस बुराई से हर डिपार्टमेंट का हर सदस्य प्रभावित है। हर छोटा मुलाजिम ज्यादा से ज्यादा धन हड़प कर बड़े मुलाजिम या अधिकारी के बराबर हो जाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि संपत्ति और ताकत ही उसे बड़ा बना रही है। कोई ताज्जुब नहीं कि दौलत की इस हवस को पूरा करने वाले साधन इन लोगों के वे अधिकार हैं जो इन्हें उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से प्रशासन चलाने के लिए दिए गए हैं। विडंबना है कि ये साधन सिर्फ रिश्वतखोरी जैसे भ्रष्ट आचरण के लिए ही नहीं, ठगी, जालसाजी और लूट खसोट के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसकी मिसालें ऊपर के पदों पर बैठे लोगों ने कायम की है, तो भला नीचे के लोग उसका अनुसरण करने में नाकामयाब हो रहे हैं। यह रोग सर्वव्यापी है। यह नागरिक प्रशासन, पुलिस और फौज ही नहीं, लेखकों, कलम नवीसों और व्यापारियों तक को अपनी चपेट में ले चुका है। और यही है वो बिंदु जहां 250 साल पहले की कहानी आज की कहानी बनती है और इतिहास फिर से निरंतरता हासिल करता है। यह वो समय था जब मुगल शाही के नाम पर मुगल वंश के कायर, कर्जखोर, अय्याश और भगोड़े शहजादे या बस नाम के बादशाह बचे थे। दूसरी ओर लगातार बढ़ती जाती हरम की औरतों, दरबार की नर्तकियों, रक्काशाओं, अपने भाई भतीजों और खुशामदियों को दौलत और खिताब बांटते वे रजवाड़े और नवाब थे जिनके कारिंदों की वसूली और उगाही के डर से घर, गांव और खेत छोड़कर गरीब मेहनतकश किसान भाग जाते थे। बहादुर, लुटेरे, गौरवशाली और महत्वाकांक्षी मरहठे, राजपूत और दक्षिण के शासक थे जो ज्यादातर एक दूसरे को या अपनी मजबूर रियाया को काटते पीटते रहते थे। इनके अलावा पश्चिमी देशों से
समुद्र पार कर आई हुई कई व्यापारिक कंपनियां थी। डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज। उन कंपनियों में काम करने वाले गोरे अफसर, जिनकी चमड़ी का रंग हमारे देश के गोरे से गोरे इंसान से भी ज्यादा सफेद या गुलाबी था, और जो इस देश को वंडर दैट इज इंडिया कहते थे, अपनी चौंकी, विस्फारित और आश्चर्यचकित आंखों से देख रहे थे। यह किस्सा उन्हीं दिनों का है। वॉरेन हेस्टिंग्स। जो बाद में सन 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बना, उस समय अपने बचपन में था। यानी ये बात लगभग 1750 से 70 के बीच की। कितना अकेलापन महसूस होता था वॉरेन हेस्टिंग्स को। वो सबसे अलग था। यहाँ हिंदुस्तान में वैसा कुछ भी नहीं था जैसा इंग्लैंड में था। यहाँ के लोग काले, भूरे और रहस्यमय थे। जब वे आपस में बातें करते थे और हंसते हुए उनके मटमैले दांत बाहर निकलते थे, तो वे डरावने, संदिग्ध और गोथिक कथाओं के पात्र लगते थे। यहाँ औरतें भी ऐसी ही थी। वे लकड़ियां काटती, भारी बोझ सर पर उठाती। वे गंदी थी। उनके बच्चे उनकी कमर या पीठ पर बंदर के बच्चों की तरह चिपके होते थे। नदी के घाट या कुओं के पास उसने इन औरतों का झुंड अक्सर देखा था। धातु या मिट्टी के लगभग अर्ध ऐतिहासिक भांडों या मटकों में खूब सारा पानी भरकर मटकों को सर पर लादकर वे एक कतार में एक दूसरे के पीछे चुपचाप चलती। ताज्जुब है, इनके दोनों हाथ पूरी तरह स्वतंत्र होते हुए भी इनके सर पर बिल्कुल थोड़ी सी जगह पर टिका हुआ ये गोल मटका चलने और सर घुमाकर एक दूसरे से बातें करने के बावजूद कभी न गिरता। एक बार वो अपने बंगले के पिछवाड़े के एक गांव में गया था। वहां एक फूस की झोंपड़ी में उसने एक ऐसी औरत को देखा था जो पत्थर के बड़े से पहिए को जोर जोर से घुमाकर छोड़ देती थी। वो पहिया एक कील की धुरी पर टिका हुआ रहता था और छपाक से उस पहिए के बीचों बीच मिट्टी का एक लौंदा रखती, और देखते ही देखते एक गोल मटोल मटका या गमला या सुराही बनने लगती। उस औरत का रंग बिल्कुल उस मिट्टी जैसा था और उसने सिर्फ अपनी कमर पर कपड़े का एक चीथड़ा बांध रखा था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस औरत के स्तनों को देखा। वो जान गया था कि ये भी पत्थर के इस घूमते हुए पहिए पर मिट्टी रखकर उसी प्रक्रिया में बनाए गए हैं जैसे ये मटके और घड़े। उतने ही गोल, वैसा ही साफ, आश्चर्यजनक आकार। और एक वो थी जो सुबह सुबह बंगले में फूल और गजरे देने आती। वो बिल्कुल काली थी, लेकिन उसके दांत मोतियों की तरह चमकते थे। इंग्लैंड
में न ऐसी कोई औरत थी और ना ही ऐसे फूल थे जो इस तरह किसी अजनबी सेंट की तरह महकते थे। उनमें से एक सफेद फूल ऐसा था जिसकी खुशबू वॉरेन हेस्टिंग्स को अपने पेट के भीतर तक जाती हुई लगी और थोड़ी देर बाद उसके पूरे शरीर से वही महक उठने लगी। सबसे ताज्जुब की बात तो यह थी कि वह जब शाम को घुड़सवारी का अभ्यास कर रहा था तो उसके पसीने में वही फूल महक रहा था। इसके बाद उसने उस मोती जैसी दांतों वाली काली कलूटी औरत, जिसे मालिन कहते थे, से डरना छोड़ दिया। वो उससे वही सफेद फूल लेकर अपनी जेब में डाल देता। उसने उस मालिन को एक बार सूंघा था। वो काली होने के बावजूद उसी सफेद फूल की तरह महक रही थी। उसने सुन रखा था कि नटनी नाम की औरतें बीन की धुन में कोबरा जैसे जहरीले सांपों को अपने शरीर में लपेटकर उसका फन अपने मुंह में भर लेती थी। और कई कई बार ये औरतें खुद नागिनें बन जाती हैं और जिससे बदला लेना होता है उसे रात में काट कर चुपचाप लौट आती हैं और वापस औरत बन जाती हैं। जब कई साल पहले गुजरात के सूरत की फैक्ट्री में इंग्लैंड से मिस्टर फ्रेयर आए थे। Oh, hello! How are you, young man? तो उन्होंने बताया था कि अरे यह एक अजीबोगरीब देश है। मैंने गुजरात में एक ऐसे मदारी को देखा था जो बीन बजाकर रस्सी को आसमान में खड़ा कर देता था और उस रस्सी पर छिपकली की तरह रेंगता हुआ उसका लड़का ऊपर जाकर आसमान में कहीं गायब हो जाता था। फिर आसपास के किसी पेड़ की फुनगी से उस अदृश्य हो चुके लड़के की आवाज आती थी। अच्छा बेटा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। ले जमुरा रस्सी चढ़ा आसमान पर, आसमान पर। शाबाश शाबाश शाबाश, समझ गया जमुरा। शाबाश 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 शाबाश। और उसके बाद वो हर किसी का अतीत और भविष्य बता देता था। फ्रांसीसी कंपनी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी से हार जाएगी। डुप्ले को उसके अपने फ्रांसीसी लोग ही खत्म कर डालेंगे और इंडिया में कंपनी का राज होगा। 200 सालों के बाद जब अंग्रेज मालामाल होकर अपने वतन इंग्लैंड लौटेंगे, तब भी
वही पिएंगे जो अंग्रेज पीते हैं। वे वही भाषा बोलेंगे जो अंग्रेज बोलते हैं। उनके कपड़े, विचार, स्वप्न और आकांक्षाएं अंग्रेज होंगी। वे हर इंडियन चीज से घृणा करेंगे। वे इंडिया को उससे भी ज्यादा लूटेंगे जितना विदेशी कंपनियों ने लूटा है। विदेशियों ने यहाँ रहने वाले साधारण मानवों की जितनी हत्याएं 500 सालों में नहीं की होंगी, उससे ज्यादा ये लोग सिर्फ 50 साल में कर डालेंगे। सलाम साहब, सलाम साहब। आपका नाम? रॉबर्ट फ्रेयर। रॉबर्ट फ्रेयर, बर्तानिया के बादशाह के नुमाइंदे जनाब रॉबर्ट फ्रेयर साहब आए हैं। साहब यहाँ पे आइए। जमूरे को नीचे बुलाओ साहब। जमूरे, नीचे आ जा जमूरे। जमूरे, नीचे आ जा जमूरे। ओए जमूरे, नीचे आ जा भाई, साहब बुला रहे हैं। जमूरे, जमूरे, ओए जमूरे, ओए कहाँ चला गया तू जमूरा? ओए अभी तो 12 ही साल का था और गायब हो गया। उस्ताद जमूरा। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ कि मुझे कंपनी की नौकरी में तरक्की मिलेगी कि नहीं? अब तो मैं आकाश से वापस आ गया। अब मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो हम बर्तानिया के बादशाह के नुमाइंदे जनाब हुजूर आला रॉबर्ट फ्रेयर साहब से अलविदा लेते हैं। ये वो दौर था जब फ्रांसीसी कंपनी और इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यूरोप, अमेरिका और एशिया के समुद्रों, बाजारों और प्राकृतिक संसाधनों को हथियाने के लिए 20 साल से लड़ाई चल रही थी। इस होड़ में डच और पुर्तगाली भी शामिल थे, लेकिन वे कमजोर पड़ते जा रहे थे। फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे मुख्य अंतर यह था कि जहां फ्रांसीसी कंपनी सरकारी या पब्लिक सेक्टर की थी, वहां ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। इसीलिए उसके अफसर और मुलाजिम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ज्यादा जी जान लगाते थे। यानी आज से 250 साल पहले भी एक विदेशी सार्वजनिक कंपनी इंग्लैंड की एक प्राइवेट कंपनी से हार रही थी। फ्रांसीसी कंपनी के महाप्रबंधक ड्यूप्ले को अपनी विलक्षण दूरदर्शिता और योग्यता के बावजूद जगह जगह अंग्रेजों से हार मिल रही थी। उधर मरहठे मैसूर पर लगातार हमले कर रहे थे और वहां के शासक राजा देव राय को त्रस्त कर डाला। प्यारी दिसतनी देखे दहम के, ओए प्यारी दिसतनी देखे दहम के। उन्हीं दिनों वॉरेन हेस्टिंग्स की दोस्ती बुंतू से हुई। जात आवत में देरी न लागी, जात आवत में देरी न लागी, जैसे घोड़ा के रेस, जैसे घोड़ा के रेस। पिताजी कंपनी के मामूली कर्मचारी हैं। हम लोग मूलतः केंडुली नाम के गांव के निवासी हैं, लेकिन बार बार के अकाल और जमींदारों की लूट खसोट के डर से
भागकर बंगाल चले आए थे। बुंतू बहुत अच्छा, सीधा और भावुक नेटिव था। वो एक अपरिचित सी भाषा में इतना मधुर, जादू भरा और उन्माद से छलकता गीत गाता था कि कुछ ना समझने के बावजूद वॉरेन हेस्टिंग्स की आंखें डबडबा जाती थी। पिया मोर मत जा ओ पूर्वबा, पिया मोर मत जा ओ पूर्वबा, पूर्व दिशा में टोना बेसीबा, पूर्व दिशा में टोना बेसीबा, पानी बहुत कम जो, पानी बहुत कम जो। वॉरेन हेस्टिंग्स बुंतू के साथ दिन भर घूमता। उसके साथ होने से उसे उन काली रहस्यमयी औरतों, डरावने टेढ़े मेढ़े नेटिव पुरुषों से डर नहीं लगता था। वो मन ही मन सोचता कि जब मैं इन गंदे अर्धमानवों को अपनी बंदूक से मारूंगा तो बुंतू और उसके पिता को छोड़ दूंगा। एके नाथ बिनु मन अनाथ रहती, एके नाथ बिनु मन अनाथ रहती, घूसी महल में चोर, घूसी महल में चोर। लगता जैसे किसी झरने के प्यानों से पानी के छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे हों और एक एक कर फूटते हुए ऐसे शब्दों और ध्वनियों को हवा में जन्म दे रहे हों जिनके अबूझे अर्थ धीरे धीरे हृदय के भीतर अपने संकेतों को संगीत के साथ किसी जादू भरी लय में खोल रहे हैं। मन माना होए मन माना तू रानी हमार कहना, मन माना तू रानी हमार कहना, मुल्क में जाइब जल्दी लौट आइब, 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 ई वाला गलबा बहुत लहना मन माना। It seems I know their meanings. I can understand them. They descend from another planet just to purify my soul. बुंतू, तुम मुझे बंगला भाषा सिखाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल। बराए मिंकेश्वर। और कादिर, तुम मुझे फारसी बोलना सिखाओगे? क्यों नहीं साहब, जरूर सिखाएंगे। अभी अभी आपने जो कहा कि कादिर मैं तुमसे फारसी बोलना सीखना चाहता हूँ, मैं आपको उसी को फारसी में बोलना सिखाता हूँ। बोलिए। ए कादिर मनमी ख्वाहाम मनमी ख्वाहाम अज शुमा आज शुमा फारसी याद फारसी बात फारसी याद फारसी याद बेगिरम बेगिरम। कितना आसान है, फिर से बोलिए। ए कादिर मनमी ख्वाहाम मनमी ख्वाहाम अज शुमा आज शुमा फारसी याद फारसी याद बेगिरम बेगिराम। ए कादिर मनमी ख्वाहाम मनमी ख्वाहाम अज शुमा। वॉरेन हेस्टिंग्स को यह देश विचित्र लगता। वो इससे डरता, लेकिन किसी ऐन्द्रजालिक आकर्षण में बंधा वो इसके और निकट जाना चाहता, इतना निकट कि वो इसके भीतर के अज्ञात अंधेरे में प्रवेश कर जाए, उस अंधकार में जहां इन रहस्य में भूरे काले टेढ़े मेढ़े विद्रूप अर्धमानवों के गैर ईसाई देवी देवताओं का वास था, और जहां धूप, अगरू, अजवाइन, लोबान और पता नहीं किन किन जड़ी बूटियों की गंध से भरा हुआ धुआं उठता रहता था। उसने जगह जगह लोगों के मंदिर देखे जिनमें वैसी ही अजीबोगरीब आकृतियां पत्थरों पर उत्कीर्ण थी। किसी का सर हाथी का था, किसी का शेर का और किसी का बंदर का, किसी के कई सर और कई हाथ थे। उनकी देह किसी अलौकिक मुद्रा में कहीं कामातुर थी और कहीं प्रार्थना में निमग्न। इनमें से हर आकृति के पीछे एक नहीं कई कई कथाएं मौजूद हैं। इन सबकी अलग अलग आत्मकथाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इनमें से कोई भी अभी तक मृत नहीं है। ये सब के सब जीवित हैं और चंद्र गति के साथ
विभिन्न ग्रहों के योग के अवसर पर अलग अलग तिथियों और पहरों में ये सब के सब जिंदा आदमियों और औरतों की तरह हमारे बीच घूमने फिरने लगते हैं। इस देश में इतने ग्रंथ और अभिलेख हैं, इतनी दंत कथाएं और मिथक गाथाएं मौखिक रूप में प्रचलित हैं कि अगर उन्हें पूरी पृथ्वी पर फैला दिया जाए तो उनकी अनगिनत परतों के नीचे यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका ही नहीं, सारे समुद्र भी ढक जाएंगे। मुझे जूलियस सीजर का वो वाक्य याद आ रहा है, इफ यू हैव टू डिफीट देम यू हैव टू किल देयर मेमोरीज, यू हैव टू डिस्ट्रॉय देयर पास्ट, यू हैव टू शूट देयर स्टोरीज। कवने अवगुण में पियबा हमें भी सरवलन पियबा, हमें भी सरवलन हो, पिया के मतिया बौराइल हो रामा, पिया के मतिया बौराइल हो रामा। जैसे सपनवा अपना पिया जी के देख ली, अपना पिया जी के देख ली हो, अध जल में जी हवा टंगाइल हो रामा। का वसंत था। हवा ऐसी चल रही थी जिससे शरीर में नशे और वासना की सिहरन पैदा हो रही थी। पलाश के पेड़ लाल टेसुओं से लदे थे और उनके टूट टूट कर गिरने से उनके नीचे की धरती इस तरह दिखाई दे रही थी जैसे वहां अबीर या गुलाल बिखेर दिया गया हो। जंगल के सारे पेड़ नए पत्तों, नवजात कोमलों और कई कई तरह के फूलों से भर गए थे। वॉरेन हेस्टिंग्स को अफसोस हुआ कि उसकी कंपनी के अफसर और दूसरे कर्मचारी इस सब से बिल्कुल उदासीन थे। बर्मा से ला गया, लंबी गर्दन, ऊंची कलंगी और ये बड़ी बड़ी टांग वाला मुर्गा तो हार गया। देख देख वॉरेन, श्याम से लाया कुक्कू जीत गया। चल अब अपनी इंग्लैंड से लाई स्कॉच लेके आ। हाँ हाँ, आज हम जंगल में जाएंगे, वहां पर कबूतरों और तितरों का शिकार करेंगे। तेरा भी मर गया। दोनों को भूनकर खाएंगे और फिर जंगल शिकार खेलने जाएंगे। हम सब के सब तो नौजवान हैं। कहते हैं एक बार कैप्टन डाउनटन ने मजाक में कहा था कि बेचारे इंडियन लोगों को कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये गोरे विदेशी बूढ़े होने पर कैसे दिखाई देते होंगे। अरे ये इंडियन तो यह जानने को तरस रहे होंगे कि हम सफेद चमड़ी वालों के सुनहरे भूरे बाल बुढ़ापे में पकने पर किस रंग के लगते होंगे। चल वॉरेन, शिकार खेलने चले। अरे चल चल। Gold Warren on the sun apple tree, and gold Warren on the sun apple tree, and gold Warren on the sun apple tree, and gold Warren. समझ में नहीं आता
कि कंपनी ऊंचे ऊंचे ओहदों से लेकर मामूली कर्मचारियों के पदों पर भी ऐसे उद्दंड और आवारा छोकरों को क्यों इंग्लैंड में नियुक्त करके यहां भेज रही है? वे बर्बर, मूर्ख, असभ्य और बेहद लालची हैं। दौलत कमाने की इनकी भूख, संपत्ति जमा करने की इनकी हवस कल्पनातीत है। इंग्लैंड में क्या यही लोग इंडिया भेजने के लिए बचे थे? वहां तो महान रोम और इटली के प्रभाव और प्रेरणा से रेनेसां आ चुका है। चाउसर, दांते, शेक्सपियर, होमर की वाणी वहां गूंज रही है। इसाक न्यूटन, गैलीलियो से लेकर अरस्तु, प्लेटो ही नहीं, फ्रांसिस बेकन, वोल्टेयर और मैकियावेली के विचारों से ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में नई उथल-पुथल मची हुई है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों के रूप में जो अंग्रेज यहां आए हैं, वे लफंगे, भ्रष्ट, उचक्के और लौंडे लपाड़ी हैं। और दुर्भाग्य से समय उनका साथ दे रहा है। हिंदुस्तान में इतिहास की हर बाजी ऐसे ही आवारा, उद्दंड और भ्रष्ट कर्मचारी जीत रहे थे। प्लासी में मीर जाफर को रिश्वत देकर उन्होंने सिराजुद्दौला की विशाल सेना को बिना युद्ध के ही हरा डाला था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का बहुत बड़ा क्षेत्र उनकी कंपनी के अधीन आ गया था। सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया के अमीर महत्वाकांक्षी वर्ग की चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार और देश तथा जनता के प्रति गद्दारी के गुण को उन्होंने पहचान लिया था। अमीनचंद, जगत सेठ, मीर जाफर, मीर कासिम जैसे लोग उनका साथ दे रहे थे। आयात और निर्यात पर उन्हीं का कब्जा था। तंबाकू, कपास, मसाले, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, हर चीज पर उनका अधिकार हो रहा था। फ्रांसीसी कंपनी का ड्यूप्ले हार चुका था, लेकिन उससे उन्होंने वो राज जान लिया था जिससे इन हिंदुस्तानियों को इन्हीं की लाठी से मारा जा सकता था। वो लाठी उन्हीं पश्चिमी गोरों के पास थी, जिनमें से एक वॉरेन हेस्टिंग्स भी था, जो फिलहाल इस विचित्र देश के सम्मोहन में डूबता उतराता एक अलग ही दुनिया में रह रहा था। तो हमारे किस्से में वसंत का जिक्र हो रहा था। ये हवा यूरोप ही नहीं, संसार की सारी हवाओं से बिल्कुल अलग है। लगता है जैसे इस हवा को अनगिनत नदियों और झरनों ने अपने निर्मल जल से धो डाला है। घने जंगलों के करोड़ों वृक्षों ने अपनी अगण्य पत्तियों से छान डाला है और लाखों तरह के फूलों ने इसमें अपनी गंध भर दी। प्रीस्टले और शीले जैसे वैज्ञानिक क्या इस हवा के प्राण तत्वों को भी सिर्फ ऑक्सीजन जैसा नाम देंगे? क्या ये हवा जिसके बस स्पर्श भर से पूरे शरीर में एक नई उमंग, नया जीवन और इस समूची ऋतु का रस भर गया है, क्या वो सिर्फ एक रासायनिक चीज है जैसा यूरोप के लोग अब मानने लगे? अगर वो बाजीगर कहीं फिर मिल जाए जो मिस्टर फ्रेयर को गुजरात में मिला था, तो उस भविष्यवक्ता लड़के से एक प्रश्न पूछूंगा कि जब अंग्रेज मालामाल होकर अपने वतन इंग्लैंड लौट जाएंगे और इंडिया में उनके जैसे ही नेटिवों का राज होगा, तो क्या ये नेटिव शासक इंडिया को लूटने और बेचने के साथ साथ इस हवा को भी बेच डालेंगे और खत्म कर डालेंगे? धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। गोपी पीन पयोधर मदन, गोपी पीन पयोधर मदन, चंचल कर युग शाली, चंचल कर युग शाली।
सुकृत कमनीयम् प्रमुदित हृदयं हरिमति सदयं नमत सुकृत कमनीयम् श्री जय देवे कृत हरि सेवे श्री जय देवे कृत हरि सेवे भणति परम रमणीयम् भणति परम रमणीयम्। अद्भुत, कैसी लय, हर शब्द नन्ही नन्ही घंटियों की तरह बजता हुआ, फिर रंग बिरंगी स्वर तितलियों की तरह समूचे पर्यावरण में तैरता हुआ। बुंतु, तुम मुझे अपने गांव केंडुली ले चलो, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि वह गांव कहाँ है। एक बार एक ब्राह्मण ने बतलाया था कि उस गांव का नाम केंदु बिल्व होगा। केंदु बिल्व ही अपभ्रंश की प्रक्रिया से बदलकर केंडुली हो गया होगा। इसी गांव में जयदेव का जन्म हुआ था। लेकिन इस नाम से मिलते जुलते नाम वाले गांव बंगाल के सिंहभूमि जिले में, उधर ढाका के पास, उड़ीसा में 2 जगह और बिहार प्रांत के मिथिला में भी है। मुझे खुद नहीं पता कि इनमें से कौन सा गांव मेरा है, क्योंकि शायद इनमें से हर गांव के लोग ये कहते हैं कि जयदेव का जन्म यही हुआ था। एक बार मैंने पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा, मैं तो अपने गांव से यहाँ हुगली के किनारे तक पैदल चला आया था। रास्ते भर एक जैसे जंगल, एक जैसी नदियां, एक जैसे गांव पड़ते रहे। यहाँ तक पहुंचने में मुझे 2-1 महीने लगे थे। बीच बीच में कई गांव में मैं ठहर भी जाता था। एक बार 6 रोज के लिए बीमार भी पड़ा था, इसलिए मैं बता नहीं सकता कि इनमें से कौन सा गांव मेरा है। पिताजी तो वह दिशा भी भूल चुके थे जिधर वह गांव था। बुंतु, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक इंडिया का कोई नक्शा ही नहीं बना। इट इज स्ट्रेंज, इंडिया डज एग्जिस्ट बट विदाउट ए मैप, somewhere in the soul and mind of these mysterious inhabitants. एक देश बिना नक्शे का। बंगाल में कुछ दशक पहले होने वाले चैतन्य महाप्रभु गांव गांव गली गली गोपाल कृष्ण का कीर्तन गाते नाचते हुए घूमते थे। उनके गीत और कृष्ण की कहानी दोनों का प्रभाव ऐसा था कि उत्तर पूर्व के तमाम आदिवासी और जनजातियों के लोग कृष्ण के दीवाने हो गए थे। जिस तरह यहाँ के पत्थरों में उत्कीर्ण मूर्तियां मृत नहीं है, उसी तरह कृष्ण भी द्वापर युग में एक बहेलिये के द्वारा मारे जाने के बावजूद मृत नहीं है। मृत्यु उसकी होती है जिसकी कोई कथा नहीं होती। कृष्ण की कथा है, इसलिए वे हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव के घर में कृष्ण के हाथ में मूंज की रस्सी का एक ऐसा रेशा पाया गया था जिससे यह सिद्ध हो जाता था कि कृष्ण ने जयदेव की झोपड़ी का छप्पर खुद अपने हाथ से छाया था। मूंज का वह रेशा आज भी मौजूद है। ये क्या मामला है? मैं कहीं पागल तो नहीं हो जाऊंगा? क्या मूंज की वो रस्सी श्रुति के भौतिक प्रमाण के रूप में आज भी मौजूद है? हाँ, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और गाय चराते थे। उनकी बांसुरी का संगीत ऐसा होता था कि गाय और गोपियां दोनों भागती हुई उनके पास चली आती थी। एक बार जब जयदेव गीत गोविंद लिख रहे थे तो एक जगह अटक गए। स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम जनित रति रंग पर भागम भण श्रेणवाणी करवाणी चरण द्वयम सरसय लसय दलक तक सरागम। आगे कुछ लिखते नहीं बन रहा, कविता रुक गई। कल्पना के आकाश में कोई शब्द नहीं बचा, बस शून्य। ऐसे कितने दिन बीत गए,
कितने मास बीत गए, किंतु पांडुलिपि अधूरी रह गई है। जहां व्यवधान आया था वहां का अंतिम पद है, स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम, जनित रति रंग पर भागम, भण मसृण वाणी कर वाणी चरण द्वयम, सरस लस दलक्त कै सरागम। सरस लस दलक्त कै सरागम, सरस लस दलक्त कै सरागम। ये क्या? स्मर गरल खंडनम मम शीर्षि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। यही था वो पद, यही था वो पद जो मेरी कल्पना में स्वयं को व्यक्त नहीं कर रहा था। इसी की खोज में मेरी पांडुलिपि अटक गई थी। देहि पद पल्लव मुदारम, देहि पद पल्लव मुदारम, देहि पद पल्लव मुदारम, देहि पद पल्लव मुदारम। ये क्या गोपाल, तुम्हारे दाहिने हाथ की उंगली में स्याही लगी है। तो ये पद तुमने लिखा था गोपाल? देहि पद पल्लव मुदारम, 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 देहि पद पल्लव मुदारम। जयदेव बार बार भावाकुल होकर दोहरा रहे थे और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं भी कवि बनूंगा। अंग्रेजी कविता का पितामह चौसर भी तो लंदन का था, लेकिन उसकी कविता में सिर्फ इंग्लैंड नहीं, समूचे यूरोप की संस्कृति अभिव्यक्त हो रही थी। मैं भी सर फिलिप सिडनी जैसा कवि बनूंगा। इंडिया के जयदेव, विद्यापति, कालिदास, चैतन्य और संस्कृति के तमाम कवियों से प्रेरणा लेकर। और अगर मैं भी यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किसी इंडियन राजा या नवाब के साथ युद्ध में मारा गया, जैसा फिलिप सिडनी जुड़फैन के युद्ध में मारा गया था, तो सारा यूरोप मेरे लिए उसी तरह रोएगा जैसा फिलिप सिडनी के लिए रोता था। मुझे भी फ्लावर ऑफ इंग्लैंड कहा जाएगा। और जब मैं मरूंगा तो सारे यूरोप के कवि दुख और पीड़ा से भरकर मेरी स्मृति में शोक गीत लिखेंगे। फिर जिस कलम से वह शोक गीत लिखा गया है उसे मेरी कब्र पर चढ़ा देंगे। फिलिप सिडनी की तरह मेरी कब्र भी असंख्य कवियों की उदास कलमों से ढक जाएगी। और उन कलमों में स्याही नहीं, यूरोप के तमाम साधारण लोगों के आंसू होंगे। मुझे मृत्यु के बाद इतना प्यार किया जाएगा, इतना प्यार किया जाएगा। करने का दिन। आ जाओ सब लोग, खुले बगीचे में बैठते हैं। आज यूरोप की शराब और ब्रांडी सबको दिल खोल कर उड़ेली जाएगी, वरना बाकी दिन तो फारिस की शिराब
या फिर ज्यादातर अर्क पीकर ही प्यास बुझाई जाती है? ज़ाफ़रान की खुशबू में डूबे हुए महकते हुए चावल, पुलाव और बिरयानी, बादाम और काजू के साथ मक्खन में पकाया गया मुर्ग दमपुख्त मेज पर रखा ही नहीं कि सबके मुंह में पानी भर आता है। ड्रिंक्स के साथ कबाब भी कम लजीज नहीं होते, लेकिन मांस खाने को नसीब नहीं होता। यहाँ के हिंदू गाय की पूजा करते हैं और उसे माँ कहते हैं। मुसलमानों की नवाबी होने के बावजूद सरकार की ओर से गाय काटने पर बंदिश लगी हुई है। तुमने हिज हाइनेस को दावत पर बुलाया है, उनसे दरख्वास्त करके तो देखो। ठीक है। वेलकम योर हाइनेस। वेलकम वेलकम। हुजूर तशरीफ रखिए। शुक्रिया। हुजूर आपसे एक दरख्वास्त है। फरमाइए। यहाँ के हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं और उसे माँ कहते हैं। मुसलमानों की नवाबी होने के बावजूद सरकार की ओर से गाय काटने पर बंदिश लगी हुई है। क्या आप इस बंदिश को खत्म करवा सकते हैं? सुनो जनाब एलिस, तुम लोग तो यहाँ दौलत कमाने और तिजारत करने आए हो। एक ना एक दिन तुम्हें अपने वतन लौट जाना है, लेकिन हमें तो यहीं रहना है। इसी मिट्टी में हम पैदा हुए, खेले, कूदे, और इसी मिट्टी में एक दिन हमें दफन भी हो जाना है। तो फिर हम यहाँ के बाशिंदों के, यहाँ के लोगों के जज्बात को क्यों चोट पहुंचाएं? योर हाइनेस, क्या गाय की पूजा करने वाले हिंदू लोग काफिर नहीं हैं? क्या आप अपनी हुकूमत काफिरों के रहमो करम पर चलाते हैं? मिस्टर एलिस, काफिर वो हिंदू नहीं है जो गाय की पूजा करता है। अरे काफिर तो हम हैं जो हजरत की पाबंदी के बावजूद ये शराब पीकर कुफ्र का गुनाह कर रहे हैं। लेकिन ऐसे नवाब तो अपवाद है। यहाँ तो कंपनी के अफसरों द्वारा दी गई पार्टी में ऐसे मुसलमान अमीरजादे आते हैं जिनका सर बोतल की बोतल शराब चढ़ा जाने के बावजूद नहीं घूमता है, और वे रही सिंधु भी। तो गोरों की कृपा दृष्टि पाने के लिए केले के पत्तों में चोरी से लपेट कर लाया गया गाय का कान भेंट में देते हैं। ये हिंदू ज्यादातर ऊंची जात के होते हैं और अंग्रेजों की पार्टियों में शामिल होना ये अपनी शान समझते हैं। अरे बंगाल का नवाब मीर कासिम अब हार चुका है और इलाहाबाद, अवधि नहीं, दिल्ली तक की दीवानी अंग्रेज कंपनी ने हासिल कर ली है। इसलिए वही हमारे आका है। इसलिए हुजूर आला, हमें हर तरह से इन गोरों को खुश करने और इनका विश्वास हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। हिंदुस्तान की लूट में अंग्रेजों के साथ हमें भी अपनी हिस्सेदारी चाहिए। फिर ऐश्वर्य, मजा, सुख और दौलत। अरे अपनी बात तो छोड़ो, उस नंदिनी ठाकुर को देखो, अपनी लड़की को अंग्रेजों के सामने पेश करती है और खुद यूरोपियनों जैसे कपड़े पहनने लगी है। वैसा ही नाचती भी है, वैसा ही गाती भी है। अरे ये लोग जल्द से जल्द अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को शालीन, सुसंस्कृत और विद्वान कहलाना चाहते हैं। मुगल शासन के दौरान इन्होंने बड़ी मेहनत से फारसी सीखी थी
और दरबार से तमाम इनायतें पाई थी। और यही कौम अब अंग्रेजी भी सीख रही है। हाँ, हमारी कौम ऐतिहासिक चापलूस है, ऐतिहासिक अभिजन, ऐतिहासिक व्यापारी और ऐतिहासिक सत्ताकामी। पार्टी में अक्सर आते हैं और इन्होंने बीफ खाना भी शुरू कर दिया है। वो देखो मोहिनी ठाकुर, इन्हीं में से एक परिवार की लड़की है। वो शेक्सपियर के कुछ नाटकों के अंश इसने कंठस्थ कर रखे हैं। I am a Jew. Hath not a Jew eyes? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions? Fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian is? If you prick us, do we not believe? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? If we are like you in the rest, we will resemble you in that. Thank you. अरे पियानो बजाना इसने सीख लिया है और देखा बिल्कुल ब्रिटिश उच्चारण के साथ अंग्रेजी बोलती है। इसके पिता को मछली और तंबाकू के व्यापार का मिदनापुर कलकत्ता और मालदा का कॉन्ट्रैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से हासिल जो करना है, अपने परिवार की समृद्धि के लिए इसे ये काम बड़ी होशियारी से करना है। अरे वो बहुत होशियार है। रात में फ्रेडरिक ने उसे बिस्तर पर जाना, वह अद्भुत है, कोई पूर्वी यक्षिणी, विपरीत रति। वो देखो, लगता है इसके बाद फ्रेडरिक का नंबर है। वो नशे में धुत है। मोना, I'm coming to you. लेंटन, तुम 4 साल से इंग्लैंड से बाहर हो और इन 4 सालों में तुम्हें किसी औरत का सुख नहीं मिल पाया है। तुम एक ठहरा हुआ तूफान। मैं जानती हूँ कि बेडरूम में जाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है। जहां मोना फ्रेडरिक के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है। लेकिन तुम तो अभी युवा और भावुक हो। नर्म भूरे रोए तुम्हारे चेहरे पर अब धीरे धीरे सख्त और स्याह होना शुरू हो गए हैं। छेपो मत लेंटन, जाओ जाओ। वाइन के घूंट लिंटन के गले में उतरते जा रहे थे। रात के 3 बज रहे थे। हवा में हल्की खुनक घुलने लगी थी। लिंटन किसी स्वप्न लोक में था। मोहिनी ठाकुर की उंगलियां कभी उसके सिर के नरम बालों और कभी छाती में घूमने लगती थी। लिंटन गा रहा था। Come, live with me and be my love, and we will all the pleasures prove.
that hills and valleys, dale and field, and all the craggy mountains yield, there will we sit upon the rocks. मोहिनी ठाकुर के भीतर पहली बार एक ऐसी लड़की पैदा हुई जो अपने पिता को तंबाकू और मछली के व्यापार का ठेका कंपनी से दिलाने के लिए नहीं, बल्कि इस निश्चल, अबोध और भावुक नौजवान अंग्रेज अफसर लेंटन के प्रेम के लिए तड़प रही थी। पहली बार मोहिनी ठाकुर को लगा जैसे किसी अलौकिक झरने ने उसकी आत्मा और देह को अमृत जैसी शीतलता से नहला डाला हो, एक अपूर्व तृप्ति और ताजगी। लेंटन उसकी ओर स्वप्न में डूबी आंखों से देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। We did it in front of the mirror and in the light. We did it in darkness, in water, and in the high grass. We did it in honor of man and in honor of beast and in honor of God. हाँ, मैंने यह किया वैश्य पशुओं के सम्मान के लिए, लेकिन लेंटन, तुम्हारे साथ मैंने यह किया किसी देवता के सम्मान में। कहते हैं लेंटन उस रात के बाद मोहिनी ठाकुर से मिलने उसके घर पहुंच जाता। उसकी मां नंदिनी को तरह तरह के गिफ्ट देता, आधी रात की कृतियां, फ्रांसीसी सैंट और प्रसाधन का सामान, मैनचेस्टर के कीमती कपड़े, मालाबार तक के कार्नेलिया और मेरीना के कोरल। लेंटन कविताएं लिखने लगा था। उन कविताओं को वो मोहिनी ठाकुर को सुनाता। उधर मोहिनी के पिता को तंबाकू और मछली ही नहीं, शोरा और कपास की खरीद का ठेका भी कंपनी की ओर से मिल गया था। यही नहीं, एक रात की पार्टी में जब नंदिनी के पति ने कंपनी के अफसरों की सेवा में हालीकार नस्ल की गाय के कोमल बछड़े की रान और अपनी पत्नी नंदिनी की मौसेरी बहन सुनंदा को पेश किया, तो उससे कहा गया, तुम देखते रहो, आगरा और बिहार में इंडिगो का व्यापार करने वाले डच एजेंटों को हम भगा देंगे और तुम इसकी ठेकेदारी में माला माल हो जाओगे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जो सुखद नहीं थी। एक रात जब फ्रेडरिक मोहिनी ठाकुर के कपड़े उतार रहा था तो वो रोने लगी। इसके कुछ पहले एक बार उसने बीफ खाने से भी मना कर दिया था। उसकी मां नंदिनी ने उसे समझाया। मोना, दुनिया तेजी से बदल रही है। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी सारे इंडिया पर अपना कब्जा करेगी। तुम जरा सा प्रैक्टिकल हो जाओ तो हम लोग ऐश करेंगे। माँ, मुझे लगता है जैसे मेरी नसों में सारे यूरोप की गंदी नालियों का विषाक्त उच्छिष्ट बह रहा है। पिताजी को कितनी दौलत चाहिए, इतना तो मिल गया। मोना, हमसे भी इंजेक्शन लगवा लो मेम साहब, कबाब और दमपुख्त बनाना आ जाएगा। इतनी दौलत किस काम की अगर कोई जायकेदार खाना बनाना भी न जाने। Shut up, you bastard! इस 2 कौड़ी के नेटिव खानसामे की ये मजाल, फ्रेडरिक! बदतमीज, तेरी ये मजाल।
ना चीखा, ना रोया, ना रहम की भीख मांगी और लेंटन को मद्रास भेज दिया गया इस वार्निंग के साथ कि आइंदा वो कभी कविताएं ना लिखे, अनुशासन में रहे और किसी भी नेटिव लड़की के साथ ज्यादा मेलजोल ना बढ़ाए। लेंटन ने कलकत्ता छोड़ने के पहले अपनी मोना को अपनी अंतिम कविता भेंट की। Come to me in dreams that I may live my very life again, though cold in death. Come back to me in dreams that I may give pulse for pulse, breath for breath. इसके बाद लेंटन और मोहिनी ठाकुर का क्या हुआ, ये हमारी इस कथा का विषय नहीं है। लेकिन हाँ, लेंटन का ये अंत देखने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने फिलिप सिडनी जैसा कवि बनने का स्वप्न देखना छोड़ दिया था। बुंतू के साथ घूमता भटकता वॉरेन हेस्टिंग्स कृष्णमय होता जा रहा था। वो मथुरा और वृंदावन घूम आया था। सरयू और यमुना जैसी नदियों की स्याह नीली धाराओं का प्रवाह उसने मंत्रमुग्ध होकर देखा था। यमुना के तट पर मिट्टी की छोटी सी चिलम में गांजा सुलगाकर ऐसी हाँक के साथ फेफड़े भर सुट्टा खींचने वाले साधु आनंद मुरारी ने कहा था, बच्चा, जो तू देख रहा है सब मिथ्या है, सब माया है, सब ब्रह्म है। ये सारी धरती तो उस गोवर्धन नारी की लीला भूमि है। जो कुछ भी हो रहा और तू जिससे सुखी दुखी होता बस सब लीला। ये अनित्य है परंतु नित्य है। जब आनंद मुरारी जी चिलम से सुट्टा खींच रहे हैं तो गांजे की कली से अग्निशिखा की लौ निकलने लगी है। रात के अंधेरे में आलोक के इस नन्हे से वृत्त में इस साधु का चेहरा प्रदीप्त हो रहा है। हाँ, ये वही चेहरा था। It was you, Krishna. It was you again. देखो, कुछ पल पहले जिस जगह पर वो साधु बैठा चिलम पी रहा था, वहाँ रेत की एक छोटी सी डूबर है। भागो! कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में आज भी एक ऐसी पेंटिंग संग्रहित है जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स अपनी पत्नी के साथ एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा है। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाएं हाथ में एक छड़ी है और उसी हाथ से उसने छड़ी की मूठ के साथ साथ अपना हैट भी पकड़ रखा है। दाहिने हाथ से उसने अपनी पत्नी का हाथ थाम रखा है। पृष्ठभूमि में कलकत्ता है। चित्र में वॉरेन हेस्टिंग्स की पत्नी के पीछे एक बंगाली लड़की खड़ी हुई है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। उसके दाहिने हाथ में वॉरेन हेस्टिंग्स की पत्नी का हैट है जिसमें किसी दुर्लभ श्वेत पक्षी के परों की कलंगी लगी हुई है। विक्टोरिया मेमोरियल में संग्रहित इस चित्र को सन 1783 में इंग्लैंड से खास तौर पर भारत बुलाए गए अंग्रेज चित्रकार जॉन जोफेनी ने बनाया था। यह तब का चित्र है जब वॉरेन हेस्टिंग्स अधेड़ और गंजा होने लगा था। लेकिन आप अगर गौर से और देर तक इस चित्र को देखें तो आपको पता चलने लगेगा कि उस बरगद के पेड़ के नीचे वॉरेन हेस्टिंग्स की पत्नी के पीछे खड़ी उस जवान बंगाली नौकरानी और वॉरेन हेस्टिंग्स के बीच कोई गहरा, अदृश्य
और अपरिभाषित संबंध है। आपको ये लगेगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाते हुए उसी संबंध को छुपाने का प्रयत्न कर रहा है। धीरे धीरे आप इस रहस्य को जान जाएंगे कि आखिर वॉरेन हेस्टिंग्स और उस बंगाली लड़की के हाथ में ही हेड क्यों है, जबकि वॉरेन हेस्टिंग्स की पत्नी के दोनों हाथ खाली हैं। और तब यह चित्र आपके सामने अपने सारे अर्थ संकेतों को खोलने लगेगा और आप जान जाएंगे कि चित्रकार जॉन ज़ॉफेनी ने यह चित्र वॉरेन हेस्टिंग्स और उस सांवली नेटिव लड़की के बीच के संबंधों को व्यक्त करने के लिए ही बनाया था। लेकिन वे दोनों अपने अपने हाथ में रखे हेड से उसे लगातार ढांपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जॉन ज़ॉफेनी अपनी कोशिश में अंततः इसलिए सफल हो गया है क्योंकि उसने उस लड़की और वॉरेन हेस्टिंग्स की आंखों की भावनाओं को पकड़ लिया है। जी हाँ, आप गौर से देखें, वे दोनों यानी वे सांवली बंगाली लड़की और वॉरेन हेस्टिंग्स गहरे आवेग में सम्मोहित होकर एक दूसरे को निहार रहे हैं और उनके बीच खड़ी इंपीरियल पोशाक में सजी धजी उसकी दुबली लंबी पत्नी बस वहां उपस्थित भर है, क्योंकि वह एक ब्रिटिश प्रतीक है, ठीक उसी तरह जैसे चित्र की पृष्ठभूमि में दिखाई देने वाला हाथी एक भारतीय प्रतीक है। वह भी वहां बस उपस्थित भर है। इस लड़की से वॉरेन हेस्टिंग्स की मुलाकात कैसे हुई, इसकी भी एक रोचक दास्तान है। ये सन 1772 की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी साल वॉरेन हेस्टिंग्स को कलकत्ता में गवर्नर नियुक्त किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स को दूर दूर तक इसकी उम्मीद नहीं थी। लॉर्ड क्लाइव हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डालकर वापस इंग्लैंड लौट चुका था। वॉरेन हेस्टिंग्स के गवर्नर बनने पर सबसे ज्यादा खुश बुंतू हुआ। मन माना होए मन माना तू रानी हमार कहना, मन माना तू रानी हमार कहना, मुल्क में जाइब जल्दी लौट आइब, 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 ई वाला गलबा बहुत लहना, मन माना होए होए मन माना तू रानी हमार कहना। तुम पर गोपाल कृष्ण की कृपा है, वे अगर किसी को कुछ देने पर आ जाए तो पता नहीं क्या क्या दे डालते हैं। मुझे भी इस बात पर अब विश्वास हो गया है। देखो कैसे मैं सूती कपड़े पहनकर, गले में पीतांबर डालकर उस गोपाल कृष्ण की तरह बांसुरी बजाने की कोशिश कर रहा हूं। लगता है गवर्नर जनरल बनने के बावजूद वर्षों तक मेरी ये आदत छूटेगी नहीं। बहरहाल गवर्नर बनने के फौरन बाद उसने पहला काम यह किया कि अब्दुल कादिर को अपने बंगले में फिर खानसामा नियुक्त कर दिया, ज्यादा तनख्वाह और तरक्की के साथ, और बुंतू को भी उसने अपने साथ ही रखा। उस दिन बगीचे में शाम ढलने के बाद गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स रोज की तरह पीतांबर और घुटनों तक की धोती में खड़ा हुआ बांसुरी बजाने की कोशिश कर रहा था कि झुरमुट के पीछे से किसी लड़की की खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई।
मैं हूँ चोखी। क्या मेरी चेतना अवसन होने लगी है? ये निश्चित ही कोई नई लीला है। ये देश तो वंडरलैंड है ही। मथुरा के पास यमुना के तट पर रेत की धूम में बदल जाने वाले उस गंजेड़ी साधु आनंद मुरारी ने तो कहा भी था कि ये लीला भूमि है। यहाँ सब कुछ उसी की माया है। तरह तरह के भ्रम, अनगिनत इल्यूजन्स। हाँ, बिल्कुल यही। ऐसा ही चित्र बुंतू ने मुझे वृंदावन के मंदिर की दीवारों पर दिखाया था। तो इसका मतलब गोपाल कृष्ण मेरे साथ ट्रिक कर रहा है। वैसी ही बड़ी बड़ी मछलियों जैसी कटावदार आंखें, वैसी ताम्रवर्णी त्वचा, वृंदावन के मंदिर की दीवार में मिट्टी और वनस्पतियों के रंगों से किसी अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाए गए उस चित्र में ये लड़की गोपाल के साथ है। मुझे मालूम है तुम कौन हो, मुझे उल्लू मत बनाओ। मैं चोखी हूँ मालिक। हाँ, जब मैं तुम्हें छूने के लिए आगे बढ़ूंगा तब मेरे हाथ में कनेर की टहनी भर आएगी, है ना? आप तो बड़े दिलचस्प आदमी है मालिक। मुझे तो ये पता ही नहीं था। अच्छा, तो मैं तुम्हें छू कर तुम्हें खोऊंगा नहीं। तुम वादा करो कि हर रोज यहाँ शाम को आओगी और मुझसे बातें करोगी। आऊंगी नहीं तो जाऊंगी कहाँ मालिक? जहां से वो गई है वहां अब सचमुच कनेर की टहनियां बची हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस घटना के बारे में बुंतू को बताया। पहले तो बुंतू को विश्वास नहीं हुआ और जब हुआ तो वो अपना इकतारा बजा बजा कर गाने लगा। कातर नयन बयन करी सुंदरी, बोलत मधुरिम वाणी, की करी उपाय कहत प्रिय सहचरी, वेदन छेदन जानी, ये मह पैठल शेल अनूखन, नीर बहत मधुलोचन। बुंतू, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें भी उस लड़की के दर्शन का मौका दूंगा। मैं मेहंदी की घनी झाड़ियों के पीछे छिप जाऊं? क्या ऐसी ही इतनी ही तेज बेचैनी और व्याकुलता गोपाल कृष्ण को भी घेरती रही होगी जब वे राधा की प्रतीक्षा करते थे? ये लो मैं आ गई मालिक, अब बातें करो। अरे ये तो चोखी है। तक तेरे की, तुमने तो कहा था कि तुम राधा से मिलवाओगे। तो क्या ये असली वाली है? ये राधा नहीं है। ये कौन है ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर ये छोकरी तुम्हें इतनी ही अच्छी लग गई है तो समझ लो ये राधा है और तुम कन्हैया हो। नित्य नित्य महानित्य तिनी कही, स्थाने स्थाने राधा कृष्ण रही। ये विश्वास कि छूने पर तुम गायब नहीं होगी, वो मेरे भीतर एक नए अनुभव को जन्म दे रहा है। देख चोखी, साहब के साथ खूब खेल खेलना। जितना तू खिलाएगी वे उतना खेलेंगे, समझी? नित्य नित्य महानित्य तिनी कहे, स्थाने स्थाने राधा कृष्ण रही। नित्य नित्य महानित्य तिनी कहे, स्थाने स्थाने राधा बाप रे, इतना
बड़ा गोरा लाट गवर्नर, एकदम भुट्टे के भुए जैसे बाल, मक्खन का वॉरेन हेस्टिंग्स हालांकि बहुत दूरदर्शी और योग्य गवर्नर जनरल था, लेकिन उसकी इन हरकतों से ईस्ट इंडिया कंपनी के इंग्लैंड में बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसकी क्षमता पर संदेह होने लगा और इसके लिए उन्होंने हार्वेल और स्ट्रेची से उसकी जासूसी करवाई। उस खुफिया रपट में उन्होंने लिखा था, आजकल गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स शाम का अपना वक्त बगीचे में एक नेटिव लड़की चोखी के साथ गुजारते हैं। एक बार मैंने उन्हें नंगी चोखी के स्तनों पर टेसू, गुलाब, कनेर और गेरू, चंदन, छुई मिट्टी तथा पत्तियों से निकाले गए रंगों से मोर पंख की कलम से चित्रकारी करते हुए देखा। वे उस ब्लैक और बदसूरत लड़की को तरह तरह से सजाते रहते हैं। मैंने उन्हें बगीचे के एक आम की पेड़ की डाल में बांधे गए झूले पर झूलते हुए संभोग करते देखा था। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे वे इंडिया की मशहूर किताब, जिसे गुप्ता पीरियड में लिखा गया था, वात्स्यायन के काम सूत्र का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हों। चोखी के गवर्नर हेस्टिंग्स के साथ क्या रिश्ते हैं, इसे बंगले में काम करने वाला हर कर्मचारी जानता है, मगर वे लोग इसे कोई खास महत्व नहीं देते, क्योंकि यहाँ हर अंग्रेज अफसर के पास अपनी अपनी नेटिव रखैले हैं। कुछ दिनों बाद गुप्तचर अधिकारियों ने एक अत्यंत गोपनीय रपट और भेजी, जिसमें चोखी की पृष्ठभूमि की जानकारी थी। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर और राय दुर्लभ की गद्दारी के कारण हराने में सफलता पाई थी। लेकिन उसी लड़ाई में मीर मदान और मोहनलाल दो ऐसे सिपाह सालार थे जिन्होंने तमाम लालच दिए जाने के बावजूद नवाब सिराजुद्दौला और अपने वतन बंगाल के प्रति अपनी वफादारी आखिरी सांसों तक निभाई। दोनों को लड़ाई के मैदान में धोखे से मार डाला गया। तभी कंपनी की सेना की जीत हासिल हुई। बाद में वीर गति पाने वाले मोहनलाल के परिवार को मीर जाफर और राय दुर्लभ ने खत्म करवा डाला। बस एक 3 साल की लड़की एक नीच जात की नौकरानी की हिकमत से किसी तरह बच पाई। बाद में उस विधवा नौकरानी ने नट बाजीगर से शादी कर ली और ये लड़की वहीं पलने लगी। वहां उसने नटनी की सारी कलाएं सीखी। वही लड़की आज गवर्नर जनरल के बंगले में नौकरानी का काम करती है। उसका नाम चोखी है। वास्तव में वह नटनी नहीं है, प्लासी की लड़ाई के तथाकथित शहीद नवाब सिराजुद्दौला के वफादार और जाबाज सिपह सालार मोहनलाल की बेटी है। महीनों की छानबीन के बाद इस तथ्य का पता लगाया जा सका, लेकिन अपने बारे में यह सच्चाई खुद चोखी भी नहीं जानता। यह भी कैसी विडंबना थी कि जो मोहनलाल प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव की अंग्रेज फौज से लड़ते हुए धोखे से मारा गया, उसकी बेटी चोखी भाग्य के फेर से अंग्रेज गवर्नर जनरल के बंगले में दासी के रूप में पहुंच गई थी और स्वयं गवर्नर जनरल के साथ गोप गोपी की रासलीला कर रही थी। यह किसकी जीत थी? कंपनी की या बंगाल की? हेस्टिंग्स की या चोखी की? कोई नहीं जानता। ये बंगाले का जादू तूने कहां से सीखा चोखी? तेरा बाप नट बाजीगर था, उसी ने सिखाया होगा।
ले सुन, तूने लॉर्ड गवर्नर को भी फांस कर बैल बना डाला। इस मस्त अल्लड़ लड़की को इस बात की कोई फिक्र नहीं कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। ये तो इसी बात से खुश है कि कहां इसे कभी भरपेट खाने को नहीं मिलता था। ढोल की थाप पर, बांस की कैंचियों में बंधी रस्सी पर संतुलन बनाते हुए चलना पड़ता था। और कहां अब इसे खाने के लिए तरह तरह की चीजें, पहनने के लिए एक से एक बेशकीमती विलायती कपड़े और सजने संवरने के लिए गहने जेवरात मिल रहे हैं। चोखी अपनी किस्मत पर इतरा रही थी, फिर भी धीरे धीरे एक तरह की गंभीरता उसके भीतर पैदा होने लगी थी। वजह यह थी, चोखी सचमुच वॉरेन हेस्टिंग्स को अपना आदमी मानने लगी। हालांकि जानती थी वो कभी इस अंग्रेज लॉर्ड गवर्नर की बीवी नहीं बन पाएगी, लेकिन आखिर राधा भी कौन कृष्ण की ब्याहता थी? चोखी, ओ चोखी, माँ। कैसी है तू चोखी? कितने दिनों बाद आज तुझे देखा है। बैठ। खैर, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ खास, कच्छ से। है ना सुंदर? मैंने सब सुन रखा है। तो खुश रह बेटी, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि नटनी को कभी कोई मर्द नहीं भोगता। नटनी को यह वरदान मिला है कि वही दुनिया के कामी मर्दों का भोग करेगी और धरती का ताप हरेगी। ये वरदान नटवर नागर का है, जिसने दही के मटके को फोड़कर उसकी माटी से दुनिया की पहली नटनी को बनाया और सबसे पहले उससे रास किया। लेकिन बेटी, तू घुंची भीतर ले लिया करना। याद रख, नटनी की कोख से नट का ही बीज पैदा होता है। तुझे अपनी गर्भ से किसी फिरंगी को पैदा नहीं करना।